हाय बच्चों, जय हिंद। हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं और ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम लोग सीख रहे हैं कि ह्यूमन में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें कौन कौन से स्टेजेस आते हैं। मीन्स ऐसी क्या प्रक्रिया है, तो उसके प्रक्रिया के अंतर्गत हम लोग समझ रहे थे कि कौन कौन से प्रक्रिया से होकर के गुजरना पड़ता है तब एक बच्चे का माँ के गर्भ में अवतरण होता है। कहने का मतलब माँ के गर्भ में एक बच्चे का फॉर्मेशन होता है। तो वो सीरीज हम लोग थ्योरेटिकली पढ़ लिए थे। तो अब हम उसको डायग्राम से समझते हैं कि एक माँ के गर्भ में एक बच्चे का फॉर्मेशन कैसे होता है, वो किस प्रक्रिया से गुजरता है, ये बात हम सीखने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि पहले भी आपको बताया गया कि सबसे पहला स्टेप होगा गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेटोजेनेसिस होता है, गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है। तो गैमीट्स बनने के बाद फिर इसके बाद जो स्टेप्स आया जिसको हम कहते हैं इंसेमिनेशन। तो इंसेमिनेशन, इसके अंदर आपको बताया गया मेल का स्पर्म फीमेल के बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है। तो स्पर्म का फीमेल के बॉडी में ट्रांसफर होना ही इंसेमिनेशन कहलाता है। फिर इसके बाद आपको बताया गया फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है, बताया गया आपको। इसमें बताया गया था कि स्पर्म जब फीमेल बॉडी में पहुंचा, अब स्पर्म और ओवम दोनों आपस में फ्यूज कर जाएंगे और जिस प्रक्रिया को हम फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। तो फर्टिलाइजेशन होगा, तो इसका जो फाइनल रिजल्ट बनेगा तो वो क्या बनेगा? जाइगोट। तो जैसा कि आपको पहले बताया गया, जाइगोट यह एक सेल का स्ट्रक्चर होता है, यह यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होता है और जाइगोट की वह कैपेबिलिटी होती है कि यह पूरे ऑर्गेनिज्म को बना देता है। कहने का मतलब दो जनरेशन को जोड़ने का काम इस जाइगोट का होता है। फिर इसके बाद आपको बताया गया जाइगोट बनने के तुरंत बाद इस जाइगोट में क्लीवेज डिवीजन होता है। मतलब इसमें नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मारुलेशन या मारुला बनता है। मारुला के बाद फिर ब्लास्टुला बनता है, ब्लास्टुला बनता है और ब्लास्टुला के बाद फिर ब्लास्टोसिस्ट बनता है। ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो आपको बताया गया था मारुला का बनना ही मॉरुलेशन कहलाता है, मारुलेशन, और ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट का बनना ही ब्लास्टुलेशन कहलाता है, ब्लास्टुलेशन के नाम से जानते हैं। तो मारुला से ब्लास्टुला बनने की प्रक्रिया होगी और ब्लास्टुला से ब्लास्टोसिस्ट बनने की प्रक्रिया होगी। यह ब्लास्टोसिस्ट 64 सेल का स्ट्रक्चर होगा और अब यह ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस के अंदर आएगा और अब इस ब्लास्टोसिस्ट का यूट्रस के वॉल पर इम्प्लांटेशन होगा। तो नेक्स्ट स्टेप आपको बताया गया था इम्प्लांटेशन होगा और इम्प्लांटेशन हो जाने के बाद गैस्टुलेशन शुरू होगा। गैस्टुलेशन शुरू होगा मतलब गैस्टुला का फॉर्मेशन और फाइनली एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा 9 मंथ तक। फिर इसके बाद लास्ट इवेंट इसका जो होगा वो होगा पर्चुरेशन। तो जिसको हम पर्चुरेशन के नाम से जानते हैं। तो पर्चुरेशन, तो अभी तक हम लोग इतने स्टेजेस के बारे में पढ़े हैं। तो ये सब चीजें कैसे एक माँ के बॉडी में, एक महिला के बॉडी के अंदर कैसे होता है, इस प्रक्रिया को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि ये फिगर जो दिख रहा है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। मतलब महिला का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक डायग्राम है। तो इसके अंदर बहुत सारे पार्ट दिखाई दे रहे हैं। तो ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है, यहां से लेकर के यहां तक का जो पार्ट दिख रहा है, इसको हम नाम देते हैं यूट्रस। यह यूट्रस है। तो आगे चल करके डिटेल में इसको हमको पढ़ना है। इसके बाद ये वाला जो हिस्सा
दिख रहा है इसको हम वजाइना कहते हैं, और यह वाला जो हिस्सा है इसको हम वजाइनल कैनाल के नाम से जानते हैं। अब इसके बाद दो हाथ जैसा स्ट्रक्चर लगा है जिसको हम फैलोपियन ट्यूब के नाम से जानते हैं। तो यह होता है फैलोपियन ट्यूब, और साइड में ही एक राउंडेड ओवल शेप स्ट्रक्चर है जिसको हम ओवरी के नाम से जानते हैं। तो हम कह सकते हैं यह स्ट्रक्चर ओवरी कहलाता है, ओवरी कहलाता है। तो इस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं ओवरी, और इस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं फैलोपियन ट्यूब। तो यह प्रक्रिया कैसे इसके अंदर होता है इस बात को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा, मतलब महिलाओं की बॉडी में एग का फॉर्मेशन होगा। तो महिला लोगन में अंडा बनी, तो अंडा कहाँ बनी, अंडा इस ओवरी में बनी। उसी तरह से पुरुषों में स्पर्म बनी जिसको शुक्राणु कहते हैं। तो शुक्राणु कहाँ बनी, तो ह्यूमन या पुरुषों में टेस्टीज पाया जाता है, उस टेस्टीज के अंदर शुक्राणु का फॉर्मेशन हुई। तो अब जरा समझें, तो शुक्राणु बनने के बाद मतलब स्पर्म ह्यूमन में बनने के बाद फीमेल और मेल में जब कपुलेशन होगा, सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा, उसी के दौरान पेनिस के माध्यम से स्पर्म को इस फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट मतलब इस वेजाइनल कैनाल में रिलीज कर दिया जाएगा। सीमेन को इस वेजाइनल कैनाल में रिलीज कर दिया जाएगा। तो पेनिस के द्वारा सीमेन को इस वेजाइनल कैनाल में रिलीज कर दिया जाएगा। ये सीमेन है, तो यह वेजाइनल कैनाल है, वेजाइनल जो है वजाइना है। तो वजाइना तो मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट पर ये इस सीमेन है, तो इसको हम कहते हैं सीमेन। तो सीमेन को यहाँ पर रिलीज कर दिया जाएगा। और ध्यान दीजिएगा, इस गैमेटोजेनेसिस हो चुका है, गैमेटोजेनेसिस मेल में हुआ है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर यह ओवरी है, ओवरी के अंदर ओवम का फॉर्मेशन होगा। तो ओवरी के अंदर ओवम का फॉर्मेशन होगा। तो इस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं ओवम। दिस इज कॉल्ड एज द ओवम, या हम इसी को हम नाम देते हैं एग। तो यह फीमेल गैमीट्स होता है, इसको कहते हैं यह फीमेल गैमीट्स है। तो फीमेल गैमीट्स यह इस ओवरी में बनेगा, जिसके बनने के प्रोसेस को हम oogenesis कहते हैं। तो इस तरह से इधर ये बन गया, स्पर्म बनने के बाद कपुलेशन के दौरान यहाँ पर छोड़ दिया जाएगा, मतलब वजाइनल कैनाल में या वजाइना में इंसर्ट कर दिया जाएगा। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पहला यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस के बाद नेक्स्ट स्टेप हो चुका है इंसेमिनेशन। तो यहाँ पे क्या हुआ है, इंसेमिनेशन। तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं इंसेमिनेशन। तो इंसेमिनेशन किसे कहा जाता है, तो हम कहते हैं स्पर्म को फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट पर छोड़ने की प्रक्रिया को इंसेमिनेशन के नाम से जानते हैं। तो कह सकते हैं रिलीज ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट थ्रू द पेनिस ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इंसेमिनेशन। अब इंसेमिनेशन होने के बाद जैसा कि हम जानते हैं स्पर्म मोटाइल होता है, स्पर्म मोटाइल होता है और यह स्पर्म दौड़ लगाएगा। तो स्पर्म इस पूरे फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट पर दौड़ लगाएगा, दौड़ेगा। तो स्पर्म भागते भागते जाएगा, क्योंकि मोटाइल होता है तो स्पर्म इस तरह से पूरे फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट पर दौड़ लगाएगा। तो जितना स्पर्म यहाँ रिलीज होगा, कुछ स्पर्म यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, कुछ स्पर्म ना इस तरह से दौड़ लगाते लगाते यूट्रस से होते हुए फैलोपियन ट्यूब में पहुंचेंगे, फैलोपियन ट्यूब में पहुंचेंगे। तो इधर से ओवा रिलीज कर दिया जाएगा। कहने का मतलब मेंस्ट्रुअल, महिलाओं में जो मेंसेज होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन यह ओवम बाहर निकल के आएगा, ओवरी से बाहर निकल के आएगा, जिसको हम ओवुलेशन कहते हैं। तो आप कह सकते हैं यह ओवम 14वें दिन रिलीज होगा, 14वें दिन ओवम रिलीज होगा, बाहर निकल के आएगा, और इस प्रक्रिया को हम ओवुलेशन के नाम से जानते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम ओवुलेशन कहते हैं। 14वें दिन यह ओवम बाहर आएगा, तो इस प्रक्रिया को हम नाम देते हैं ओवुलेशन।
तो दिस इज कॉल्ड एज द ओवुलेशन। तो इस प्रक्रिया को ओवुलेशन कहते हैं। तो हम ओवुलेशन कर सकते हैं, रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द ओवरी। अब जरा ध्यान दीजिएगा, तो ओवम यहां पे आ गया है, कहां पर, जो है इस जगह पर। अब इस जगह से ये जाएगा फैलोपियन ट्यूब में। तो ओवम अब इसके थ्रू पहुंच जाएगा फैलोपियन ट्यूब में। तो इसको हम डिटेल में आगे चल करके पढ़ेंगे। तो यहाँ पे एक मैं समरी की तरह बता दे रहा हूं। अब ओवम और ओवम आगे की तरफ बढ़ेगा, यहां से यहां पे जाएगा, यहां से यहां पे पहुंच जाएगा। तो इस हिस्से को कहते हैं एम्पुला, एम्पुला, और इस हिस्से को कहते हैं इस्थमस। तो ओवम यहां पे पहुंचेगा और साथ ही साथ ध्यान दीजिएगा, साथ ही साथ स्पर्म भी भागते हुए आएगा, क्योंकि दौड़ लगा रहा है स्पर्म। तो स्पर्म भागते हुए आएगा इस ओवम तक। ओवम को चारों तरफ से ऐसे स्पर्म सराउंड कर लेगा। तो ध्यान दीजिएगा, लाखों करोड़ों मिलियंस ऑफ स्पर्म इस रेस में भाग लेते हैं। तो इस मिलियंस ऑफ स्पर्म में से कोई एक ही भाग्य वाला स्पर्म होता है जो इस ओवम को पेनिट्रेट कर पाता है, मतलब इस ओवम में एंट्री कर पाता है, वो बहुत भाग्यशाली होता है। तो मिलियंस ऑफ स्पर्म इस रेस में शामिल होंगे। तो सारे स्पर्म इस ओवम में पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक स्पर्म केवल मिलियंस ऑफ स्पर्म में से इसको फर्टिलाइज कर पाएगा। अब जैसे ही स्पर्म इसको फर्टिलाइज करेगा तो एक स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसको हम नाम देते हैं जाइगोट। तो अब एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा जिसको हम नाम देते हैं जाइगोट। अब यहाँ पे जाइगोट बन गया, तो ये स्ट्रक्चर होगा जाइगोट। तो इसको हम जाइगोट कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को, तो स्पर्म का ओवम से मिलन होने की प्रक्रिया को हम नाम देते हैं फर्टिलाइजेशन। तो इसी प्रक्रिया को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। स्पर्म और ओवम के मिलन की प्रक्रिया को फर्टिलाइजेशन नाम देते हैं। फर्टिलाइजेशन होगा तो एक स्ट्रक्चर बनेगा जिसको हम नाम देते हैं जाइगोट। तो ये हमारा बन गया जाइगोट। तो इसको हम कहते हैं जाइगोट। अब जरा ध्यान दीजिए, तो जाइगोट की अगर हम बात करें तो जाइगोट सिंगल सेल होता है, एक सेल का बना होता है। अब इस जाइगोट में क्लीवेज डिवीजन होगा। तो क्लीवेज डिवीजन होगा तो एक सेल से 2 सेल बनेगा, 2 से 4 सेल बनेगा, 4 से 8 सेल बनेगा। तो इस तरह से क्लीवेज डिवीजन होता जाएगा और नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते चले जाएंगे। तो इस जाइगोट का अगला स्टेज होगा मारुला। तो इस तरह से इसमें जब क्लीवेज डिवीजन होगा तो 8 सेल का स्ट्रक्चर बन जाएगा, 8 सेल का स्ट्रक्चर बन जाएगा और इस स्ट्रक्चर को हम मारुला नाम देते हैं। तो आप याद रखिएगा, मारुला जो होता है यह 8 से 16 सेल का स्ट्रक्चर होता है। मारुला जो होगा यह 8 से 16 सेल का स्ट्रक्चर होता है। अब 8 से 16 सेल के स्ट्रक्चर बनने के बाद इसमें फिर से क्लीवेज डिवीजन होगा। तो अब एक स्ट्रक्चर और बनेगा जिसको हम कहते हैं ब्लास्टुला। तो इस तरह से इस ब्लास्टुला का फॉर्मेशन हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, ब्लास्टुला और मारुला में अंतर क्या है। मारुला सॉलिड बॉल जैसा है, ब्लास्टुला हॉलो बॉल जैसा है। मतलब ब्लास्टुला फुटबॉल जैसा है और जो है मारुला जो है सॉलिड बॉल जैसा होता है जिससे क्रिकेट खेलते हो, तो उस बॉल जैसा है। तो इस तरह से मारुला और ब्लास्टुला बन गया। तो इस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं ब्लास्टुला। दिस इज कॉल्ड एज द ब्लास्टुला। तो ब्लास्टुला जो होगा यह 32 सेल का स्ट्रक्चर होता है। तो आप याद रखिएगा, जाइगोट जो होता है यह 1 सेल का स्ट्रक्चर होता है, 1 सेल का स्ट्रक्चर होता है। मारुला जो होता है यह 8 से 16 सेल का स्ट्रक्चर होता है। तो 8 से 16 सेल का स्ट्रक्चर होता है। ब्लास्टुला जो होता है यह 32 सेल का स्ट्रक्चर होता है। अब यह ब्लास्टुला और भी ज्यादा मैच्योर हो जाएगा। जब और भी ज्यादा यह ब्लास्टुला मैच्योर होगा तो अब इस मैच्योर फॉर्म को हम कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। तो दिस इज कॉल्ड एज द ब्लास्टोसिस्ट। तो इसी को हम नाम देते हैं ब्लास्टोसिस्ट। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसी ब्लास्टोसिस्ट में एक पोर होगा जिसको हम ब्लास्टोपोर के नाम से
जानते हैं। ये होता है ब्लास्टोपोर। तो इस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं ब्लास्टोसिस्ट। तो दिस इज कॉल्ड एज द ब्लास्टोसिस्ट। और ब्लास्टोसिस्ट जो होगा यह 64 सेल का स्ट्रक्चर होता है। कितने सेल का स्ट्रक्चर होता है? ब्लास्टोसिस्ट 64 सेल का स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर एक पोर होता है जिसको हम ब्लास्टोपोर के नाम से जानते हैं। इसके अंदर एक कैविटी है जिसको हम ब्लास्टोसील कैविटी के नाम से जानते हैं। तो आप याद रखिएगा। तो ब्लास्टुला में ब्लास्टोपोर है और ब्लास्टोसील कैविटी है। अब यह ब्लास्टोसिस्ट, अब जरा ध्यान दीजिएगा, जाइगोट का फॉर्मेशन कहां हो रहा है? फैलोपियन ट्यूब में। मारुला कहां बन रहा है? फैलोपियन ट्यूब में। ब्लास्टुला कहां बन रहा है? फैलोपियन ट्यूब में। ब्लास्टोसिस्ट कहां बन रहा है? फैलोपियन ट्यूब में। ये नीट के पॉइंट व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इन सारे स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन साइट क्या है? फैलोपियन ट्यूब। अब यह ब्लास्टोसिस्ट ना, ब्लास्टोसिस्ट आएगा यूट्रस में। यूट्रस में आएगा और इस यूट्रस के वाल पर आकर के बैठ जाएगा। इस यूट्रस के वाल पर आकर के बैठ जाएगा। तो ब्लास्टोसिस्ट का यूट्रस के वाल पर बैठना, ब्लास्टोसिस्ट का यूट्रस के वाल पर आके बैठना, ये प्रक्रिया कहलाता है इम्प्लांटेशन। इसी प्रक्रिया को हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। तो आप याद रखिएगा, यही है ब्लास्टोपोर। तो यहां पे जो प्रक्रिया हो रही है इसको हम नाम देते हैं इम्प्लांटेशन। और यहां पे क्वेश्चन नीट के लिए याद रखना है, यह इम्प्लांटेशन कब होगा? 7th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होने के मतलब ओवम और स्पर्म के मिलन होने के 7वें दिन के बाद यह ब्लास्टोसिस्ट इस यूट्रस पर आकर के बैठ जाएगा, जिसको आप इम्प्लांटेशन कहते हैं। तो यह 7वें दिन होता है, फर्टिलाइजेशन के 7वें दिन यह इम्प्लांटेशन हो जाता है। अब आगे की प्रक्रिया हम समझते हैं। जब इम्प्लांटेशन हो जाएगा, अब इसमें जो है डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा। तो अब जरा ध्यान देंगे, यहां तक का डेवलपमेंट जो हो रहा है, यहां पे जो सेल्स डिवाइड कर रहे हैं, तो ये क्लीवेज डिवीजन के द्वारा डिवाइड कर रहे हैं। अब इसके बाद से इम्प्लांटेशन के बाद इसमें जो सेल डिवाइड करेगा वो माइटोसिस डिवीजन के कारण डिवाइड करेगा। अब इसमें माइटोसिस डिवीजन शुरू होगा, मतलब गैस्ट्रुला का फॉर्मेशन होगा। तो गैस्ट्रुला का फॉर्मेशन मैं बाहर दिखा दे रहा हूं, फिगर में नहीं दिखाया जा सकता है। तो इस तरह से हम इसको बाहर दिखा देते हैं, गैस्ट्रुलेशन कैसे हो रहा है। तो इसको देख लेते हैं एक बार। तो यूट्रस के ऊपर ये जो ब्लास्टोसिस्ट है, तो यही है ब्लास्टोसिस्ट आपका। दिस इज द ब्लास्टोसिस्ट। ये ब्लास्टोसिस्ट है और ये ब्लास्टोपोर है। यह ब्लास्टोपोर है। तो आप कह सकते हैं ये ब्लास्टोमियर सेल है। ब्लास्टोमियर सेल है। यह ब्लास्टोसील है। दिस इज कॉल्ड एज द ब्लास्टोसील। और यह है ब्लास्टोपोर। इसको हम नाम देते हैं ब्लास्टोपोर। और यही से सारा खेल शुरू होता है। तो ध्यान दीजिएगा, यही वो पोर है। अगर इस पोर से पहले जिस एनिमल में माउथ बनता है उस एनिमल को प्रोटोस्टोमिया कहते हैं। और इसी पोर से यदि एलिमेंट्री कैनाल का पहले एनस डेवलप होता है, बाद में माउथ डेवलप होता है, ऐसे एनिमल को ड्यूट्रोस्टोमिया कहते हैं। जैसे ह्यूमन की अगर बात की जाए तो ह्यूमन यह एक ड्यूट्रोस्टोमेट एनिमल है, यह ड्यूट्रोस्टोमिया है। मानव का एलिमेंट्री कैनाल जब बन रहा होता है तो एलिमेंट्री कैनाल में सबसे पहले जो स्ट्रक्चर बनता है वह एनस होता है। फिर इसके बाद जो बनता है वो माउथ होता है। फिर इसके बाद जितने भी पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल के सब बनते हैं। तो वही ब्लास्टोपोर ये है। अगर इस ब्लास्टोपोर से फर्स्ट एनस डेवलप होता है तो ड्यूट्रोस्टोमिया, और फर्स्ट माउथ डेवलप होता है तो प्रोटोस्टोमिया।
तो आप कह सकते हैं, तो फर्स्ट अगर माउथ, ये ब्लास्टोपोर माउथ में डेवलप होता है, अगर माउथ में डेवलप होता है तो ये कैसा एनिमल होगा, प्रोटोस्टोमिया, प्रोटोस्टोमिया कहलाएगा। यदि यह ब्लास्टोपोर पहले एनस में डेवलप होता है तो एनिमल कैसा कहलाएगा, ड्यूटेरोस्टोमिया। तो ड्यूटेरोस्टोमिया ऐसे एनिमल को कहते हैं, जैसा कि ह्यूमन जो होगा वह ड्यूटेरोस्टोमिया है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, तो इस ब्लास्टोमियर में, ये ब्लास्टोमियर का जो सेल है, जो लेयर है, इसको ट्रोफोडर्म कहते हैं। तो यही सेल का लेयर जो है कहलाएगा ट्रोफोडर्म, और अब यहीं से शुरू होगा गैस्ट्रुलेशन। तो अब जरा देखिएगा, सेल डिवाइड करते जाएंगे और ये सेल अंदर की तरफ घुसेगा, तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनना शुरू होगा। तो इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा, ये सेल डिवाइड होते गए और इसके बाद इस तरह का स्ट्रक्चर बन गया, और यही स्ट्रक्चर कहलाता है, यही स्ट्रक्चर कहलाता है गैस्ट्रुला। इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा जिसको हम गैस्ट्रुला कहते हैं। तो ये हो गया एक्टोडर्म, दिस इज द एक्टोडर्म, और ये हो गया एंडोडर्म, दिस इज द एंडोडर्म, और बीच वाला मेसोडर्म, और ये हो गया गैस्ट्रोसील कैविटी, गैस्ट्रोसील कैविटी, और यही हो गया आर्केंट्रॉन कैविटी, आर्केंटेरॉन कैविटी, आर्केंट्रॉन कैविटी। तो आर्केंट्रॉन कैविटी की ये जो ओपनिंग है, इसी ओपनिंग को हम नाम देते हैं ब्लास्टोपोर, दिस इज कॉल्ड एज द ब्लास्टोपोर। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, कहता है कि आर्केंट्रॉन कैविटी की ओपनिंग क्या है, यह होता है ब्लास्टोपोर। तो ब्लास्टोपोर इज द ओपनिंग ऑफ आर्केंट्रॉन कैविटी, नॉट ओपनिंग ऑफ द ब्लास्टोसील। यहां पे कंफ्यूज हो जाइएगा, ब्लास्टुला के अंदर जो कैविटी होता है उसको ब्लास्टोसील कहते हैं। ब्लास्टोसील ब्लास्टोपोर के माध्यम से ओपन नहीं होता है, लेकिन आर्केंट्रॉन कैविटी ब्लास्टोपोर के माध्यम से ओपन हो जाता है। तो आर्केंट्रॉन आउटर कैविटी कहलाता है और गैस्ट्रोसील इनर कैविटी कहलाता है। तो इस तरह से तीन एम्ब्रियोनिक लेयर्स बन जाते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, और इन्हीं तीनों लेयर्स से, एक्टो, मेसो और एंडोडर्म, तीनों लेयर से बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन के निर्माण की प्रक्रिया चलती है। आंख, कान, नाक, गला, बहुत सारे ऑर्गन बनते हैं और धीरे धीरे बॉडी एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जन्म ले लेती है। तो यह सारा प्रक्रिया मां के गर्भ के अंदर होता है, मतलब इस यूट्रस के अंदर होता है। यह प्रक्रिया 6 महीने तक चलता है। तो 6 महीने तक पूरा बॉडी के अंदर जितना भी डेवलपमेंट होना होता है, जितने भी ऑर्गन्स या बॉडी पार्ट्स बनने होते हैं, सब बन जाते हैं। 6वें महीने के बाद कोई भी ऑर्गन नहीं बनता है। तो 7वें महीने में भैया होगा क्या? तो 7वें महीने में जो बचौआ इसके अंदर है, वो बचौआ केवल वेट गेन करेगा, मतलब वेट बढ़ाएगा, भार अपना बढ़ाएगा, जो है तंदुरुस्त होगा, है ना, तो उसकी साइज बढ़ेगी, बस इतना सा काम होगा। लेकिन किसी भी नए स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन 7वें महीने से 6ठे महीने के बाद नहीं होता है। तो 7वें, 8वें और 9वें महीने में बेबी क्या करेगा? वेट गेन करता है, और 9वें मंथ के एंड पर इसी वजाइना के माध्यम से बेबी एक्सपेल आउट कर दिया जाता है, जिसको हम पर्चुरेशन कहते हैं। तो अब तक आपको अच्छे से पूरा यह प्रक्रिया समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले हम सीखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में। तो क्या है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स? तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को 2 भागों में बांटा गया है। तो पहला प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है और दूसरा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की अगर बात की जाए तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस कहलाता है, और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जो है टेस्टिस को छोड़ करके जितने भी ऑर्गन्स दिख रहे हैं वो सब के सब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कहलाते हैं। तो एक एक करके हमको पढ़ना है मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।